हमारे पास तीन तरीके के चीज़ें होती हैं. वन इज ट्रू सोल्यूशन, वन इज कोलॉइड्स, वन इज सस्पेंशन. हैव यू एवर सीन लाइक पानी में नमक मिलाना? तो आप क्या नमक के पार्टिकल्स को उसमें से अलग कर पाते हो या अलग से देख पाते हो? नहीं, उसमें घुल जाते हैं. दैट इज व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन. ठीक. सस्पेंशन क्या होता है? जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के साथ बनता है. जैसे आपने कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट लिया, उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, वो सॉल्युबलाइज नहीं हुआ, उसके पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं तैरते हुए, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स है कि आप आराम से उसे किसी भी सिंपल मैकेनिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज सस्पेंशन. ना कोलॉइड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया और उसमें सूखा आटा डाला. तो जब आप उसमें सूखा आटा डालेंगे तो जब तक आप उसे घोल रहे हैं ना, तब तक आपको लगेगा कि वो मिल रहा है. आफ्टर अ व्हाइल यू स्टॉप स्टरिंग, वो नीचे आके बैठ जाएगा. ठीक है. और उसमें भी जो पार्टिकल्स होंगे वो लम्प्स नहीं बनाएंगे, वो छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको आराम से सेपरेट नहीं किया जाता, वो एज अ होल जाके बैठ जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है. तो ये ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आ रहा है? उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज. जो पार्टिकल साइज होता है ट्रू सोल्यूशन में, दैट इज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स. तो इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में अपने आप को कहाँ घुसा लेते हैं हमें पता नहीं चलता, एंड वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट. सस्पेंशन में देयर इज लार्जर पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. वाइल कोलॉइड्स में जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. मतलब इन दोनों के क्या रहता है? बीच में रहता है. तो कोलॉइड्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन इज जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज. ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और कोलॉइड्स के पार्टिकल्स ना बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, इंटरमीडिएट साइज में रहते हैं. ठीक है. तो जैसे सोल्यूशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ना, सल्यूट बोलते थे, उसमें सॉल्वेंट बोलते थे. तो प्रभव सल्यूट कौन होता था? जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज के हो, देन द वन विच इज इन लेस अमाउंट इज सल्यूट, वन विच इज इन मोर अमाउंट इज सॉल्वेंट. और अगर दोनों डिफरेंट फेज के होते हैं तो सल्यूट वो होता है, मतलब सॉल्वेंट वो होता है जिसका फेज फाइनल सोल्यूशन के फेज के जैसे सेम रहता है. तो जो सोल्यूशन का फेज होता है वही जिसका फेज होता है वो सॉल्वेंट बन जाता है, दूसरा वाला सल्यूट बन जाता है. ठीक है. अब सल्यूट और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सल्यूट अगर मैं कह रही हूं दोनों का सेम फेज है, तो सल्यूट आप जनरली वही कैटेगराइज करते हो जो कम मात्रा में है, और सॉल्वेंट वो कैटेगराइज करते हो जो ज्यादा मात्रा में. सेम चीज हम कोलॉइड्स में डिस्कस करेंगे, बस एक फर्क होगा कि जो सल्यूट होगा उसको मैं बोलूंगी डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट होता है मेरा ट्रू सोल्यूशन में उसे मैं बोलूंगी डिस्पर्जन मीडियम. तो बस अब एक नॉमेनक्लेचर टाइप जो है चीज बदल गई है. सल्यूट जो पहले मैं बोलती थी वो मेरा सल्यूट होता था, जिसको मैं बोलती थी वो सल्यूट होता था, वो अब मेरा डिस्पर्स फेज बन जाएगा. जिसको मैं पहले सॉल्वेंट बोलती थी वो मेरा अब क्या बन जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम. लेकिन सल्यूट और सॉल्वेंट में कैटेगरी है कि सल्यूट आप ऑन द बेसिस ऑफ फेज के बेसिस पे देखते हो कि सल्यूट सॉल्वेंट का फेज क्या है, देन यू कैटेगराइज. बट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में ऐसा नहीं होता. इवन इफ द फेज इज सेम, इवन इफ द फेज इज डिफरेंट, डिस्पर्स फेज हमेशा लेस अमाउंट वाला होगा, डिस्पर्जन मीडियम हमेशा हाई अमाउंट वाला होगा. तो डिस्पर्स फेज होगा जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहे, और डिस्पर्जन मीडियम हमेशा वो होगा जो कि मोर अमाउंट में जो है हमारे पास प्रेजेंट रहे. बात समझ आई? अच्छा, ये मतलब हमने नहीं पढ़ा बट ऐसा स्कूल में तुमने पढ़ा होगा ना, सोल्यूशन में ऐसे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, गैस इन गैस सोल्यूशन. तो इन सबके एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, जैसे सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन एलॉयज है ना, गैस इन गैस एयर, सॉलिड इन लिक्विड ये शुगर सोल्यूशन टाइप. तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं. एग्जैक्टली सेम तरीके से हम कोलॉइड्स को भी क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो ये भी ऐसा ही है जैसे हम वहाँ पढ़ते थे. तो
कोलॉइड्स कैन बी, अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, classification of colloids, first on the basis of nature of dp and dm, nature of dispersed phase and dispersion medium. इसमें दो तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चीज, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो कभी भी कोलॉइड नहीं बनता। सॉल्यूशन में ऐसा होता था, गैस इन गैस का सॉल्यूशन होता था, लेकिन गैस इन गैस का कोलॉइड नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दैट इज हाउ आई कैन से गैस इन गैस जैसा कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हाँ, गैस ये है डिस्पर्स फेज, बट ये है लिक्विड, ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे पास होता है। ये गैस है, ये है सॉलिड, ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे पास जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे गैस इन लिक्विड को हम लोग बोलते हैं फोम, गैस इन सॉलिड को बोलते हैं हम सॉलिड फोम, इस तरीके से हम नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी अगर हम दे सकते हैं, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो फोम, वो शेविंग फोम जो बनती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन विच इज फोम, है ना। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फोम क्या बोल सकता है, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन एक सॉलिड सरफेस होता है, उसमें छेद छेद होता है ना, उस छेद में कौन रहता है, गैस ट्रैप रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारे कॉम्बिनेशंस रह सकते हैं, बट गैस इन गैस का कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास लिक्विड इन गैस हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन गैस हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ कुछ के, जैसे सॉलिड इन सॉलिड का सबसे बेहतर एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं सॉलिड सोल, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स आर योर कोलॉइडल सोल्यूशन। मेक माय वर्ड्स वेरी क्लियर, यहीं से सवाल आएगा। जेमस्टोन जो है कोलॉइडल सोल्यूशन है, लेकिन एलॉयज जो है वो ट्रू सोल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हैं। गैस इन गैस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन गैस इन गैस का कोलॉइड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड को हम लोग बोलते हैं जनरली सोल। तो हम लोग जो इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे ना बेटा, वो सोल की करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड कोलॉइडल सोल्यूशन की। सॉलिड इन लिक्विड जो है उसको सोल बोला जाता है, उस कोलॉइडल सोल्यूशन को सोल बोला जाता है। और हम इस पूरा चैप्टर में इसी का डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि मतलब गोल्ड सोल बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके सोल्स बनाए जाते हैं। तो हम अभी जनरली इसी की डिस्कस करेंगे। सॉलिड इन गैस को बोला जाता है एरोसोल। लिक्विड इन लिक्विड को बोला जाता है इमल्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। तो मिल्क जो करते हम लोग यूज करते हैं, मिल्क इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। ध्यान रखें इस चीज का, मिल्क इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, मिल्क इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं अभी सारी चीजें डिटेल में नहीं स्टडी कर रही, सबके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं वही चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आना है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि गैस एंड गैस का कोई सोल्यूशन अपने पास एग्जिस्ट नहीं करता, कोलॉइडल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रू सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हम जो इस चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं जनरली सोल। तो मैं बहुत ये फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज करने वाली हूँ, सोल। तो सोल का मतलब है कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेयर डिस्पर्स फेज इज द सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज द लिक्विड। इमल्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मिल्क जो है एग्जाम्पल है आपका कोलॉइडल सोल्यूशन का, ना कि ट्रू सोल्यूशन का। जेमस्टोन्स भी एग्जाम्पल है आपका कोलॉइडल सोल्यूशन का, जबकि एलॉयज आपका एग्जाम्पल है ट्रू सोल्यूशन का। समझ रहे बात को। अब यहाँ पे भी जो है ना लिक्विड इन गैस को, इसको भी आप एरोसोल होते हो, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहना पड़ेगा कि कौन एरोसोल है। कभी लिक्विड इन गैस को भी एरोसोल बोला जाता है, सॉलिड इन गैस को भी जो है एरोसोल ही बोला जाता है। और लिक्विड इन सॉलिड को बोला जाता है जेल। तो ये नाम है कोलॉइडल सोल्यूशन के। अगर आप याद करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, सीबीएसई वाला आपसे पूछ सकता है, हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पूछने में, ठीक। बात समझ आई। ये मैंने क्लासीफाई करा है कोलॉइड को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। बात समझे, कोई दिक्कत? रब कर दिया जाए इसे, लिख लिया लोकेश।
अब नेक्स्ट ही लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्लासीफाई हम करेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो नेचर ना करके इंट्रैक्शन करेंगे, इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये वाला पार्ट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरे सोल्स दो तरीके के होते हैं, लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक। तो ये वर्ड आप हमेशा उसमें सुनते हैं ना अपने जनरल लैंग्वेज में, 8th 9th में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिंग मतलब लविंग, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे हाइड्रो नहीं है, यहाँ लायो है। लायो मतलब लिक्विड लविंग एंड लिक्विड हेटिंग। तो लायोफिलिक मतलब लिक्विड जनरली हम किसको रखेंगे? डिस्पर्स्ड मीडियम को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया हम सोल पढ़ेंगे जो सॉलिड एंड लिक्विड है, तो मेरा डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड। तो जहां पे डिस्पर्स्ड फेज की बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी डिस्पर्जन मीडियम के प्रति, वो लायोफिलिक। जहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में आपस में कोई एफिनिटी नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो वो क्या हो गया? लायोफोबिक। तो लायोफिलिक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन DPDM और यहां पर है हमारा नो और वेरी लेस, यू कैन से नेग्लिजिबल इंटरेक्शन बिटवीन DPDM। ठीक है भैया, जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रख रहा है, दैट क्लियरली मीन्स कि जब आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डालोगे तो तुरंत ही कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको अगर प्रिपेयर करना है, दे कैन बी जस्ट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली बाय मिक्सिंग, दे नीड स्पेशल मेथड्स, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली बाय मिक्सिंग। बात समझ आई? जो लायोफिलिक होते हैं ये बेसिकली रिवर्सिबल सोल होते हैं। रिवर्सिबल सोल का मतलब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में जितना आराम से मिलाया जा सकता है उतना आराम से इन दोनों को अलग भी किया जा सकता है, बट वहाँ पे अगर मिला दिया गया तो अब अलग करना क्या है? डिफिकल्ट। ठीक, तो इसका मतलब वो सारे जो होते हैं लायोफोबिक इरिवर्सिबल सोल, क्योंकि आप स्पेशल मेथड एम्प्लॉय करोगे उनको मिलाने के लिए, आराम से तो मिलते नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट देम टू सेपरेट द डिस्पर्स फेज फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। सो ये होते हैं मेरे इरिवर्सिबल सोल। इनको पहचानने का एक सिंपल सा अच्छा तरीका है ऐसे, क्योंकि मैं सोल की बात कर रही हूँ, डिस्पर्जन मेरा मीडियम लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड वी ऑलवेज कंसीडर इज वाटर, मैक्सिमम केसेस में वही रहता है मेरा। तो जो भी मेरा लिक्विड फेज में लूंगी, अगर वो इन केस लेट्स से वाटर है, तो अब वाटर के साथ जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी कौन कौन बना सकता है? वो बना सकता है जिनके अंदर पोलर ग्रुप्स हो। तो जनरली जो ऐसे डिस्पर्स्ड फेज है जिनमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है, वो लायोफिलिक सोल बनाएंगे। और जिनमें नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जनरली वाटर जैसे जो भी पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें नॉन डिसॉल्व रहेंगे, तो वो सारे क्या बनाएंगे, लायोफोबिक। ठीक, तो जनरली इनको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, लायोफिलिक सोल्स वो होंगे जिनमें पोलर ग्रुप है, जैसे OH। तो स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें खूब सारे OH होते हैं, जेलेटिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें खूब सारे OH होते हैं। कोई ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल तुमने लिया जिसमें बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स है, R ग्रुप्स है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, लायोफोबिक। स्टार्च का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, लायोफिलिक। तो स्टार्च इज ए एग्जांपल, स्टार्च एंड जेलेटिन have polar groups, so they are best suited examples of lyophilic sols। यहाँ हमारे हो गया जैसे गोल्ड सोल, AU सोल। अब गोल्ड एक मेटल है भाई, एक मेटल जैसे गोल्ड है वो काफी इनर्ट मेटल है, तुम्हें क्या लगता है कि उसके पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे? ऐसा होता तो हमारी सारी सोने की चेन पानी में ना डिसॉल्व हो जाती, सोने का पानी, वाह ब्यूटीफुल, तो नहीं बन सकता ना। तो अगर आप गोल्ड सोल बनाना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें गोल्ड पार्टिकल्स का पानी के साथ या किसी भी लिक्विड का कोई एफिनिटी नहीं है, तो वो लायोफोबिक हो गया, है ना। और भी बहुत सारे सोल्स होते हैं जनरली जो लायोफोबिक ही होते हैं, जैसे FeOH होल थ्राइस का सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्स आर लायोफोबिक इन नेचर। तो मेजरली जो मेरे पास होते हैं वो फोबिक होते हैं, फिलिक बहुत ही कम होते हैं। स्टार्च, जेलेटिन जैसे 2-4 ही होते हैं जो फिलिक होते हैं, बाकी मेजर जो सोल्स है मेरे पास, जो चैलेंज है मेरे पास, वो किसका है, लायोफोबिक सोल्स का। बात क्लियर हुई? बेसिकली कह सकते हो द अरेंजमेंट of dispersed phase particles in dispersion medium। तो थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस तरीके से डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है। उस तरीके से मैं कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकती हूँ एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मतलब बहुत सारे। तो कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक कोई डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है जिसका साइज है बहुत छोटा, लेकिन वो पानी में या किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, जब वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो क्योंकि उसकी एफिनिटी तो है नहीं डिस्पर्जन मीडियम में, अगर डिसॉल्व हो जाता तो फिर ट्रू सोल्यूशन ही बन जाता ना, तो ट्रू सोल्यूशन वो बन नहीं रहा, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एग्रीगेट फॉर्म कर रहा है, छोटे 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 पार्टिकल मिलके एक इतना बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं जो कोलॉइडल रेंज में लाई करता है। इस तरीके के कोलॉइडल सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड में अ स्मॉलर पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज फॉर्म्स एन एग्रीगेट, मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म्स एग्रीगेट whose size lie in the colloidal range। तो जनरली इसका एग्जाम्पल होता है गोल्ड सोल, AU सोल। आप देखेंगे आगे जाके कि जब मैं गोल्ड सोल को प्रिपेयर करूंगी ना, तो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स मुझे मिलेंगे। अब गोल्ड का पानी की तरफ कोई एफिनिटी नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट की तरफ कोई एफिनिटी नहीं है, तो गोल्ड क्या करेगा, उसका एक पार्टिकल जो प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल बनते जाएंगे, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, और वो एक कोलॉइडल पार्टिकल बन जाएंगे, तो इसी को बोल देते हैं हम गोल्ड सोल। लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब डिस्पर्स्ड फेस का एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम ना हो और टुवर्ड्स डिस्पर्स फेस ज़्यादा हो। एग्रीगेट तो तभी बना सकता है ना जब खुद के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो और दूसरे के साथ इंट्रैक्शन क्या हो, कम। तो जनरली जो भी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होंगे दे विल बी अ टाइप ऑफ अ लायोफोबिक कोलॉइड्स, अदरवाइज लायोफिलिक होंगे तो कभी भी मल्टी मॉलिक्यूलर नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसमें लिख लीजिए, व्हेन द स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर्म एग्रीगेट, व्हेन द स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर्म एग्रीगेट हैविंग द साइज lie in the colloidal range, having size lying in the colloidal range, lying in the colloidal range, it is known as, lying in the colloidal range, it is known as
multimolecular colloid. It is known as multimolecular colloid. Multimolecular colloid. It is a type of a lyophobic colloid. It is a type of a lyophobic colloid. It is a type of a lyophobic colloid. Example, gold sol. Example, gold sol. And other metal sols. And other metal sols. नेक्स्ट है हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड. देखिए, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स होते हैं जिसमें नाम ही खुद बता रहा है कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है, डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल है वो खुद ही मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल. तो उसमें अग्रीगेट नहीं बनता, उसमें एक ही पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि जिसका एफिनिटी टुवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम कम है, और वो एक बहुत बड़ा अग्रीगेट है जो कि एज अ कोलॉइडल रेंज में जिसका साइज जो है लाई कर रहा है. जैसे कि बल्कि पॉलीमर्स जैसे होता है, पॉलीमरिक सोल्यूशन हो गया, या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दे आर बल्की स्पीशीज. तो इसमें लिख लीजिए, दीज आर दोज कोलॉइड्स इन विच dispersed phase particle in which dispersed phase particle is itself a macromolecule having size lying in the colloidal range. For example, protein molecules. Am I clear? Now third part है associated colloids. Associated colloids. अच्छा, आप में से कौन मुझे बता सकता है what is the mechanism of washing clothes with detergent or soap? कपड़े कैसे धुलते हैं? मैं ये मत बोलना मशीन में डाल दिया धुल गए. मिसल फॉर्मेशन. हाँ, what is that missile formation? वो डर्ट को सराउंड कर लेते हैं. कौन? 9th में पढ़ाते हैं ना. आयन, वो सोप के आयन. सोप के आयन. सोप में कौन होता है? कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड. नो. 9th क्लास याद नहीं है तुम्हें? एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्जेंट एंड सोप अगैन. डिटर्जेंट और सोप, पहले हम बात करते हैं सोप की. सोप क्या होता है? सोप में होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द पोलर कार्बोक्सिलेट ग्रुप. तो इनमें क्या होता है, जो सोप्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस मीन्स इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, CH चेन. नाउ दिस इज द सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट और व्हाटएवर. नाउ ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप मेरा क्या है? पोलर, जिसको मैं बोलती हूं हाइड्रोफिलिक. और ये वाला जो ग्रुप होता है ये मेरा होता है हाइड्रोफोबिक. तो मैकेनिज्म क्या होता है वॉशिंग क्लोथ्स का? लेट्स सी ये पानी है जिसमें आपने सोप डाल दिया, तो उसमें आपने वो कपड़े भी डाल दिए जो आपको धोने हैं, उस कपड़े में डर्ट लगी हुई है. सो दिस इज द डर्ट. So the soap molecules will surround the dirt forming a micelle. Now how do they surround? क्योंकि dirt is a non-polar molecule. तो जो भी इसका जो non-polar part है वो इस dirt को इस तरीके से पकड़ लेगा, और जो polar part है ये किसकी तरफ रहेगा? water की तरफ, क्योंकि वो water loving part है. Like this. And this what is formed is known as
मिसल, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आपने जो कपड़ा निकाला एंड देन यू एजिटेट द मिक्सचर, तो उससे के साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इसने डर्ट को पकड़ रखा है और इसने एक साइड से वाटर को भी पकड़ रखा है, तो जो जब आप उसको निचोड़ोगे कपड़ों को, तो जो पानी बहेगा उस पानी में ये डर्ट भी जो है साथ साथ निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है एक्शन ऑफ वॉशिंग सोप। अब डिटर्जेंट और सोप में क्या फ़र्क है, डिटर्जेंट यहाँ अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और बाकी उनका प्रॉपर्टी में फ़र्क है, कम लगता है ये वगैरह वगैरह, वो मेरी कंसर्न नहीं है। तो ये मुझे समझ आया। अब मैडम ये आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं कोलॉइडल सोल्यूशन में, एसोसिएटेड कोलॉइड्स पे? ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो मिसेल बना ना बेटा, इस मिसेल का साइज कोलॉइडल रेंज में होता है, और इस तरीके का मिसेल जो बनता है उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होता है पहले लिखिएगा, उसके बाद ये ड्रॉ करेंगे। लिखिए, these are those type of colloidal solution, these are those type of colloidal solution which behave as a true solution, which behave as a true solution at low concentration, at low concentration, true solution at low concentration, but at high concentration they form a micelle, at high concentration they form a micelle having the size in the colloidal range, having the size in the colloidal range. तो इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो इसे, तो हमने लिखवाया है एट लो कॉन्सेंट्रेशन दे बिहेव एज अ ट्रू सोल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में क्या होता है, जो भी ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं इन सब के पास एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है। तो जब आपने ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो है इनको, या सोप्स जो है इनको बहुत कम मात्रा में डाला है, तो जो सोप्स के मॉलिक्यूल्स हैं या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पे आ जाएंगे सारे। अभी मिसाइल बनाएंगे नहीं, अभी अंदर नहीं जाएंगे, बल्क में सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। और सरफेस पे किस तरीके से रहेंगे कि पोलर ग्रुप अंदर की तरफ, पानी की तरफ, और नॉन पोलर ग्रुप ऊपर। सो दे आर जस्ट लाइंग ऑन द सरफेस, देन दे विल बिहेव एज अ ट्रू सोल्यूशन। अभी मिसाइल नहीं बना है, ठीक है। जब आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इनफ हो जाएगी, एक वैल्यू से इनफ हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, आफ्टर दैट ये सारे के सारे बल्क में जाके अपने आप को जो है इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, जैसे हम बोलते हैं मिसल। और इसका साइज हमेशा किस रेंज में लाई करता है? कोलॉइडल सोल्यूशन के रेंज में लाई करता है। इसलिए सोप सोल्यूशन, डिटर्जेंट सोल्यूशंस को भी कोलॉइडल सोल्यूशंस ही बोला जाता है, बट दे आर ऑल एसोसिएटेड कोलॉइड्स। नाउ किस कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये बनेगा? दैट्स द पॉइंट। इस कॉन्सेंट्रेशन के, जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मिसाइल बनता है उस कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, CMC। तो ये वो कॉन्सेंट्रेशन है अबव विच अ मिसाइल इज फॉर्म्ड। बिलो दिस कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, या फिर मैं बोलूँ सोप प्रेजेंट है, देन इट विल बिहेव एज अ ट्रू सोल्यूशन, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन अबव विच is formed, and the temperature at which the micelle is formed, temperature at which micelle is formed is known as Kraft temperature, CRAFT, Kraft temperature। तो जिस टेम्परेचर पर ये बनता है या फिर जिस कॉन्सेंट्रेशन के अबव मिसाइल बनता है वो दोनों ही वेल नोन है। CMC is the concentration above which the missile is formed, temperature at which the missile is formed is known as Kraft temperature। नहीं लिया नहीं पेपर, ले लिया, दिया नहीं।
रब कर दिया जाए इसे। तो तुमने 3 तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़ी है अभी तक कोलॉइड्स की। एक तरीका क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बात समझ आई? या साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल बोल रहे हैं, उस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई कर लिया। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट हमने लिखी, कैन आई रब दिस? नोटेड? एक स्टेटमेंट हमने लिखी कि जो वो कोलॉइड्स है, लायोफोबिक कोलॉइड्स है, उनको बनाना एक डिफिकल्ट काम है ना? ये हमने स्टडी किया। क्यों? क्योंकि उनकी कोई एफिनिटी बोल लें या कोई इंट्रैक्शन नहीं होती डिस्पर्जन मीडियम के लिए। तो उनको कैसे स्टेबलाइज किया जाता है अपने इसमें, तो लिख लीजिए, मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजिंग लायोफोबिक सोल्स, methods of stabilizing lyophobic sols, methods of stabilizing a lyophobic soul। लायोफोबिक सोल को स्टेबलाइज करने का एकमात्र तरीका है चार्ज। मतलब अगर मैंने किसी तरीके से पार्टिकल्स पे कोई चार्ज दे दिया तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब चार्ज 2 तरीके से होता है, या तो आप दो या तो इनहेरेंट चार्ज हो, है ना? इनहेरेंट अगर उसके ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा चार्ज है और पानी सॉल्वेंट है तो तुरंत ही मिल गया ना, तो मिल ही गया, तो फिर तो क्या ही, वो तो आयनिक कंपाउंड टाइप नहीं हो गया, उस तरीके से कुछ हो गया, तो वो बात नहीं है। तो इनहेरेंट चार्ज कभी भी नहीं होता है लायोफोबिक पे, उनको चार्ज देना पड़ता है। या तो आप आउटसाइड से चार्ज देंगे उसे, या फिर पार्टिकल्स अपने आप चार्ज को मैनेज कर लेंगे। कैसे? फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर आप एक कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, वो कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर वो लायोफोबिक है तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के तरफ तो कोई एफिनिटी नहीं है, तो चार्ज, वो सोल स्टेबल कैसे है? वो सोल इसलिए स्टेबल है क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे डिस्पर्स फेज के वो आपस में टकराएंगे, फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। दो वो चार्ज बहुत कम होगा, बट फिर भी चार्ज की वजह से वो क्या हो सकते हैं? स्टेबल हो सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। बट फ्रिक्शनल चार्ज इतना कम होता है तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर नहीं है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल चार्जेस डालने पड़ते हैं। ये बात सबको समझ आई? तो एक स्टेटमेंट इसमें लिख लीजिए, लायोफोबिक सोल्स आर जनरली स्टेबलाइज्ड, लायोफोबिक सोल्स आर जनरली स्टेबलाइज्ड, are generally stabilized by charge, generally stabilized by charge, full stop. Charges are either given to the colloidal solution, charges are either given to the colloidal solution or they are present because of the presence of friction between the particles, because of the presence of friction between the particles, full stop. But frictional charge is very less in amount, frictional charge is very less in amount, therefore generally charges are provided to the colloidal solution to make them stable, to the colloidal solution to make them stable, and this is done by the method of peptidization,
done by the method of peptidization. पेप्टाइजेशन, देखिए पेप्टाइजेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मतलब लेट्स से मेरे पास एक प्रेसिपिटेट है AgCl का, सो दिस इज वाटर एंड आई हैव अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो एक सोल्यूशन में नीचे AgCl के पार्टिकल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो दिस इज प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। बेटा अभी तो ये कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं है ना, क्यों? क्योंकि AgCl तो नीचे बैठा हुआ है। अगर मैं इस प्रेसिपिटेट को इस तरीके से इस सोल्यूशन में घोल दूं कि पार्टिकल साइज बड़ा रहे, एक चीज, और दूसरी चीज पार्टिकल्स आपस में पास ना, बिकॉज अगर पार्टिकल्स आपस में पास हो जाएंगे तो वापस से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो मुझे प्रेसिपिटेट जो है, प्रेसिपिटेट इज जस्ट लाइक अ सस्पेंशन विच इज बीइंग सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। आई वॉन्ट दीज पार्टिकल्स, और ये मैंने इंश्योर करा है कि पार्टिकल का जो साइज है वो कोलॉइडल रेंज में है। मैं इस तरीके से पार्टिकल्स को करना चाहती हूँ कि वो सोल्यूशन में फैल जाए। जो सोल्यूशन में फैलेंगे तो कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ये AgCl का एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल, मैंने इस सोल्यूशन में एक आयन डाल दिया या फिर एक बेसिकली कह ले एक सॉल्ट डाल दिया, जिस सॉल्ट में कोई ना कोई कॉमन आयन है इस प्रेसिपिटेट के साथ। तो इस प्रेसिपिटेट में दो आयन है, Ag+ और Cl-। तो आप कोई भी एक ऐसा सॉल्ट डाल दे जिसमें या तो Ag+ हो या फिर Cl-। ठीक है, तो Ag+ वाला सॉल्ट या कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे AgNO3, और Cl- वाला इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, KCl, LiCl, anything, any electrolyte you can add, but that electrolyte should have a ion common with the precipitate। तो मैंने लेट्स से इसमें ऐड करा AgNO3, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो तुरंत आके पानी में Ag+ और NO3 में टूट जाएगा। तो जो भी कॉमन आयन है वो इसके सरफेस पे प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब, जो हमने पढ़ा था, सरफेस पे लगना, एडजॉर्ब। तो the common ion, the ion which is present from the electrolyte and is common to the this precipitate will get preferentially adsorbed over the surface of a precipitate। तो अब एक जो पार्टिकल है उसके ऊपर Ag+ आ गया, मतलब ये पार्टिकल पूरा पॉजिटिव चार्ज बन गया। ऐसे सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो ये जो सोल्यूशन है जिसमें प्रेसिपिटेट नीचे बैठा हुआ था, उसमें सारे प्रेसिपिटेट जो है इधर उधर बह जाएंगे, क्योंकि सारे प्रेसिपिटेट अब क्या हो चुके हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो भैया अब ये मुझे बताओ कि ये आपस में पास क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सेम चार्ज है ना, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो अगर मैं एक तरीके से सोचूं कि मैंने क्या किया, जो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट के फॉर्म में थे उन सबको एक चार्ज दे दिया, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकल के सरफेस पे कौन सा आयन एड्सॉर्ब हुआ है। और क्योंकि हर पार्टिकल पे वो सेम चार्ज आया है, तो कोई भी दो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पास नहीं आना चाहेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। सो दिल गेट डिस्पर्स्ड इन द सोल्यूशन फॉर्मिंग अ कोलॉइडल स्टेट। दैट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइडल सोल्यूशन बाय गिविंग चार्ज टू देम इज अ एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइजेशन। तो एक बात मेरी सुनिए, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ ना कि AgCl जो है और वो डिस्पर्स फेज है मेरा, डिस्पर्जन मीडियम मेरा पानी है, और AgCl पानी में के साथ कोई एफिनिटी नहीं रख रहा, क्योंकि AgCl तो पानी में वो दे देता है वाइट कलर प्रेसिपिटेट, तो वो प्रेसिपिटेट बन चुका है। अब इस प्रेसिपिटेट को यूज करके तो कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहा है AgCl का ही। तो ये लायोफोबिक ही है, पर उसको स्टेबल कैसे कर रहे हो? स्टेबल नहीं कर रहे, बेसिकली आपस में दो कोलॉइडल पार्टिकल को आने से रोक रहे हो रिपल्शन फोर्सेस की वजह से। तो चार्ज देना बेसिकली क्या करता है, दो पार्टिकल्स को आपस में पास आने से रोकता है, जिस वजह से मेरा लायोफोबिक सोल स्टेबल हो जाता है। समझे मेरा बात? तो ये जो सोल बना तेरा, अब ये जो सोल है यहाँ पे इसे मैं लिखूंगी AgCl सोल with Ag+. This means this ion is preferentially adsorbed over the AgCl soul. Did you get my point? Am I clear? अब इसी तरीके से ऐसा नहीं कि तुम AgNO3 डाल रहे हो, तुम KCl भी डाल देते,
अगर आप KCl डालते तो AgCl के ऊपर कौन सा आयन एडजॉर्ब हो जाता? Cl नेगेटिव आयन. नाउ दिस वुड हैव बिकम अ नेगेटिव चार्ज सोल. नेगेटिव चार्ज सोल बन गया. नेगेटिव चार्ज है तो अब ये जो सोल्यूशन यहाँ से जो सोल बनेगा इसमें सारे AgCl क्या हो जाएंगे आपस में? नेगेटिव चार्ज. बात तो है ही नहीं कि पॉजिटिव होने चाहिए नेगेटिव होने चाहिए, बात तो ये है कि सब पे एक ही चार्ज होना चाहिए ताकि वो आके कोगुलेट ना हो, बैठे ना, वो डिस्पर्स्ड ही रहे. तो ये जो सोल बनेगा इससे मैं बोल सकती हूँ AgCl, Cl नेगेटिव सोल. Did you get the point? So you can give any charge to the precipitate, either positive or negative. It all depends upon what electrolyte you have added. But in this method, you are just trying to stabilize the lyophobic soul. तो अगर आपसे ये पूछे कि पेप्टाइजेशन मेथड में लायोफोबिक सोल को स्टेबलाइज करने का फैक्टर क्या है, तो फैक्टर है रिपल्शन बिटवीन द कोलॉइडल पार्टिकल्स. ये फैक्टर है जो चार्ज की वजह से रिपल्शन हो रहा है, सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन हो रहा है. यही एक फैक्टर है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन को बना के बैठा है. नहीं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कब का खराब हो चुका होता. एम आई क्लियर? बना दीजिए. हमें ये पता चलेगा कौन सा आयन वो एडजॉर्ब होगा? नहीं, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, तुम मानोगे. तुमने कैसे माना? तुमने AgCl का प्रेसिपिटेट लिया, तुमने उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, तुम्हें ये पता चल गया कि सोल बन गया. तो तुम सोल का चार्ज चेक करते हो अदर मेथड से जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो उससे तुम्हें सोल का चार्ज पता चलता है. देन यू गेट टू नो कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज एब्जॉर्ब हुआ होगा. तो जब से ये सारी चीज़ें हुई तो पता यही चला हमेशा प्रेफरेंशली वो एब्जॉर्ब होता है जो कॉमन होता है. तो अब आप बोलेंगे लेट्स से AgCl है तो उसके अंदर मैंने लेट्स से KNO3 डाला तो उसमें तो कोई कॉमन नहीं है. कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकता है तब भी बन जाए, पर तब मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा एब्जॉर्ब हुआ जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन किसकी ज़्यादा है AgCl के ऊपर, K+ की या नाइट्रेट की, है ना. ये तो सबकी एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है किसी के ऊपर. तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है. तो इसलिए जस्ट टू नॉट गेट कन्फ्यूज, जस्ट चेक कि कौन सा सोल होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हम कॉमन आयन वाला स्पीशीज डालते हैं उसके अंदर. बात समझ आई? एक लिख लीजिए. In peptization method, in peptization method, the precipitate is converted into a colloidal solution. A precipitate is converted into a colloidal solution by using the preferential adsorption theory, according to which Sol particle possesses tendency for adsorption of common ion. Tendency of adsorption of common ion on their surface. Full stop. Now the same charge is possessed by each dispersed phase particle. Now the same charge is possessed by all dispersed phase particle. Therefore, there will be repulsion between the dispersed phase particle. There would be the repulsion between the dispersed phase particle and therefore the colloidal solution will get stabilized. Therefore the colloidal solution will get
स्टेबलाइज्ड। बात समझ आई? चलिए, ये हो गया मेरा पेप्टाइजेशन। तो ये एक तरीका है, पेप्टाइजेशन इज अ वे ऑफ स्टेबलाइजिंग अ कोलॉइडल पार्टिकल। तो इसका मतलब ये तुम्हें समझ आया कि अगर लायोफोबिक सोल है तो हर सोल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, ठीक है। जनरली सारे लायोफोबिक के ऊपर, सोल के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि वो उसी वजह से स्टेबलाइज होता है, अदरवाइज कोई वे ही नहीं है उन्हें स्टेबलाइज करने का, तो वो बनाए इतने आराम से नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब मैं जरा ये डिस्कस करती हूँ कि कौन से सोल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कौन से सोल नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब हम सारे सोल्स को तो याद नहीं सकते, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ को याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज सोल्स एंड नेगेटिवली चार्ज सोल्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। जैसे पॉजिटिव चार्ज सोल का एक एग्जांपल है हमारे पास FeOH होल्डर, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल होता है, जनरली उसके ऊपर फेरिक मेटल जो है एड्सॉर्ब रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हम इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि उसके ऊपर फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर फेरिक आयन जो एड्सॉर्ब है, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज सोल हो गया। नेगेटिव चार्ज सोल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो सल्फाइड सोर होते हैं, जनरली उनके ऊपर सल्फाइड आयन जो है एड्सॉर्ब रहता है, तो ये जनरली हमारे नेगेटिव चार्ज सोल्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब हमेशा ही रहेगा, हम जनरली इनको प्रिपेयर इस तरीके से करते हैं कि इन पे पॉजिटिव रहे, ठीक है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, इसको प्रिपेयर आप करते हो, आर्सेनिक ऑक्साइड लेते हो, H2S गैस इसमें पास करते हो एक्सेस में, तो ये आपको आर्सेनिक सल्फाइड प्लस वाटर देगा ना, पर जो एक्सेस में आपने पास करा है तो इसके ऊपर सल्फाइड आयन क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो जनरली सल्फाइड सोल्स जो होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं H2S गैस को पास करके, इसलिए उनके ऊपर जो है लेयर रह जाती है सल्फाइड की, और वो जनरली नेगेटिव चार्ज सोल्स होते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करा जाता है फेरिक क्लोराइड से बेसिक मीडियम में पास करके, जनरली बेस जो है वो कम मात्रा में लिया जाता है, फेरिक क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो फेरिक आयन एड्सॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस पे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज सोल्स रहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड सोल्स, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स जनरली पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, सल्फाइड सोल जनरली नेगेटिव रहते हैं। ये तो चलो हो गया रिएक्शन डिपेंडेंट चीज, है ना। अब नेगेटिव चार्ज सोल में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिससे सवाल पूछा जाता है, वो है मेटल सोल्स। सारे के सारे मेटल सोल्स जितने भी होते हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा गोल्ड सोल, वो नेगेटिव चार्ज्ड सोल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऑल मेटल सोल्स आर नेगेटिव चार्ज सोल्स, सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज सोल्स because they are precharged souls, because they are formed by Braddock's arc method. Braddock's arc method, ये Braddock's arc method क्या है हम अभी समझेंगे, बट सारे मेटल सोल्स एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, वो है Braddock's arc method, और इसी कारण की वजह से वो सारे के सारे सोल्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव सोल में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करने वाले हैं, ब्लड, ब्रैकेट में लिखा है HB। नाउ यू हैव टू लीव द वर्क एंड लिसन टू मी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज पर NCERT। ब्लड इज अ नेगेटिव चार्ज सोल, बट NCERT सेज इट्स ब्लड ब्रैकेट में HB। तो इसने वो कर दिया है, मतलब कहते नहीं कि इंसान को जब समझ नहीं आता कि आंसर A है B है, तो A और B के मार्क ऐसे कर देता है कि A समझना A समझो, B समझना B समझो, तो उसने ऐसा कुछ कर दिया कि अब इसे आप गलत भी नहीं बोल सकते, आप सही भी नहीं बोल सकते। एक्चुअली ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन, एक रेस्ट अदर पार्ट। तो जो एंटायर ब्लड है वो नेगेटिव चार्ज सोल है, लेकिन उस ब्लड का जो हेमोग्लोबिन पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज सोल है। तो NCERT ने इस कदर लिखा है ब्लड ब्रैकेट में हेमोग्लोबिन, आप इसे गलत भी नहीं बोल सकते, आप इसे सही भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव चार्ज सोल कह रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं हेमोग्लोबिन इन ब्लड की, बट एक्चुअली में ब्लड क्या होता है, खुद नेगेटिव चार्ज सोल। समझ रहे हैं? तो सवाल आया एक बार JEE में, बहुत पुरानी बात है, 97 कुछ की बात है,
कि ब्लड इज व्हाट काइंड ऑफ सोल, तो वी सेड नेगेटिव एंड इट वाज नॉट गिवन मार्क्स बिकॉज एनसीईआरटी इज राइटिंग दिस वर्ड ब्लड। तो मतलब आपको बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि अगर आपसे पूछा जाए ना ब्लड कौन सा सोल है, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा कि वो हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो आप उसे पॉजिटिव सोल बोलेंगे। बट ब्लड क्या होता है? नेगेटिव सोल। हेमोग्लोबिन क्या होता है? पॉजिटिव सोल। तो जरा सोचो एक बार कि ब्लड पूरा नेगेटिव है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन पॉजिटिव है, ऐसे कैसे हो गया? ज़्यादा होगा ना क्वांटिटी? नहीं, आपस में भाई ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड जो है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द हेमोग्लोबिन एंड द रेस्ट थिंग। जो रेस्ट थिंग है इट हैज नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज, मतलब ब्लड पे पूरा नेगेटिव है, हेमोग्लोबिन पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में नलिफाई कर देना चाहिए और ब्लड एक्चुअली में नो चार्ज स्पीशीज होना चाहिए। ब्लड के अंदर एंटी कोगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे हेरापिन, वो ब्लड को पॉजिटिव नेगेटिव को वो नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं, वो नहीं करते कि जब ऐसे शेविंग वेविंग कर रहे होते हैं तो ब्लड आ जाता है तो फिटकरी लगाते हैं, एलम, पोटैश एलम। पोटैश एलम क्या होता है? K2SO4, Al2SO4, 24 वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज जब उसको पानी में मिलाते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज सोल बनता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाईली पॉजिटिव आयंस लाइक एल्यूमिनियम। और ब्लड नेगेटिव होता है इसलिए जब फिटकरी लगाते हैं तो वो कोगुलेट हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लड पॉजिटिव हुआ और तूने भी पॉजिटिव चार्ज फिटकरी लगाई तो कैसे कोगुलेट हुआ? ब्लड कैसे रुका? ब्लड नहीं रुकना चाहिए ना। ब्लड इसलिए रुकता है क्योंकि ब्लड नेगेटिव चार्ज सोल होता है और सिर्फ उसका हेमोग्लोबिन पार्ट जो है वो पॉजिटिव सोल होता है। लेकिन आप क्या मानेंगे? ब्लड इज अ पॉजिटिव चार्ज सोल। बिकॉज आप ये मान के चलेंगे कि अगर ब्लड पूछा है तो हमसे क्या पूछा गया है? हेमोग्लोबिन, पर होता ब्लड क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हेमोग्लोबिन पूछा तो कोई डाउट ही नहीं है, दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज सोल ओनली। तो आप सोचिए कोलॉइडल सॉल्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, हमारा ब्लड ही कोलॉइड है। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ब्लड, हेमोग्लोबिन और ये। बाकी ये तो है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे प्रिपेयर करें। जैसे इसमें मैं एक और एग्जांपल भी डाल सकती हूँ ना, AgCl विद Ag प्लस एडसॉर्ब, दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज सोल। AgCl विद Cl नेगेटिव एडसॉर्ब, दैट वुड बी अ नेगेटिव चार्ज सोल। तो ये सब चीज़ें प्रिपरेशन डिपेंडेंट है, लेकिन मेटल सोल्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेंगे, ब्लड हमेशा पॉजिटिव चार्ज सोल की कैटेगरी में आएगा। बात समझ आ गई इतनी? अब लिखते हैं आगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड। That's the way of the preparation of metal soles. Metal soles इसी तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए कैसे। देखिए क्या करा हमने, एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें दो मेटल रोल्स ली, जिसका भी तेरे को सोल बनाना है, चाहे तेरे को गोल्ड बनाना है, चाहे प्लैटिनम, चाहे सिल्वर, व्हाटएवर। तो दो मेटल सोल्स ली, उन दो मेटल सोल्स को इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से किसी से टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इनको जस्ट अबव द सरफेस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम रखा है। तो माय लेट्स से डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, तो इन दोनों को जस्ट अबव द सरफेस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम रखा है और डिस्पर्जन मीडियम इज डिप्ड इन अ बाथ फुल ऑफ आइस। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जब मैंने ये दोनों मेटल रॉड्स को आपस में टच किया, देन देयर वुड बी एन इलेक्ट्रिक आर्क दैट वुड बी प्रोड्यूस। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक आर्क टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो सफिशिएंट होगा वो जो मेटल रॉड है उसके मेटल को वेपराइज करने में। तो मेटल के जो वेपर्स यहाँ बनेंगे वो तुरंत वाटर की प्रेजेंस में कंडेंस होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाटर आइस बाथ में प्रेजेंट, और वो वाटर में जाके एक तरीके से कोगुलेट कर जाएंगे, वेपर्स कंडेंस होके कोगुलेट कर जाएंगे, और इसको मैं अलग कर लूंगी, दैट इज व्हाट इज माय मेटल सोल। डिड यू गेट माय पॉइंट? एक्सप्लेनिंग अगेन, द मेटल रॉड्स are just placed above the surface of dispersion medium
एंड डिस्पर्जन मीडियम इज प्लेस्ड इन अ बाथ फुल ऑफ आइस। मतलब डिस्पर्जन मीडियम का टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। तुमने मेटल रॉड्स में इलेक्ट्रिसिटी तुरंत पास करी, इन दोनों को टच किया, तब तक ऐसा करते रहे जब तक टेम्परेचर इतना नहीं हो जाता कि मेटल वेपराइज कर जाए। और वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि मेटल वेपराइज कर जाता है। तो जैसे ही मेटल वेपराइज करेगा तो वो वेपराइज करेगा जस्ट डिस्पर्जन मीडियम के जस्ट सरफेस के ऊपर। तो तुरंत डिस्पर्जन मीडियम क्योंकि बहुत ही ठंडा है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होगा और डिस्पर्जन मीडियम में जो है एग्रीगेट बना के डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज सोल क्यों हुआ। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है विच इज़ इनफ टू आयोनाइज सम ऑफ द मेटल्स। तो जब मेटल आयोनाइज होगा द इलेक्ट्रॉन वुड बी देयर एंड दैट इलेक्ट्रॉन मे गेट ओवर द एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ मेटल सोल एंड देयरफॉर ब्रेडिक आर्क मेथड से आप जो भी मेटल सोल बनाएंगे उसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रहने की वजह से वो सोल क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर टिल नाउ। ये मैंने तुम्हें एक कहते हैं ना आम भाषा में चीज़ों को समझा दिया, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है एक्सेप्ट योर स्कूल पीपल, प्लीज राइट द ब्रेडिक आर्क मेथड। जे डोंट वांट यू टू नो दिस, जे जस्ट वांट्स यू टू नो कि ब्रेडिक आर्क मेथड से जो मेटल सोल बनता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। बात क्लियर है? तो इसको ऐसे अपने थोड़ा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। लिखिए हेडिंग कोगुलेशन ऑफ सोल्स, कोगुलेशन ऑफ सोल्स, कोआगुलेशन ऑफ सोल्स। मतलब ये वो बात हो गई कि पहले तुमने चार्ज दे के सोल बनाया, अब चार्ज हटा के उसे सोल को खराब कर दो। तो कोगुलेशन ऑफ सोल टेक्निकली मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो कोगुलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइड लायोफोबिक की बात हो रही है बेटा, अभी हम लायोफोबिक की बात कर रहे हैं। लायोफिलिक की मुझे बात ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे ही बन जाता है तुरंत, ना मुझे रिएक्शन करने की ज़रूरत, ना मुझे ब्रेडिक आर्क मेथड करने की ज़रूरत, मुझे कुछ नहीं करना उसमें। तो मैं जो सारी चीज़ें बढ़ा रही हूँ किसके लिए बढ़ा रही हूँ, लायोफोबिक के लिए, क्योंकि उसी पे चार्ज आएगा, वही स्टेबल होगा और ख़राब भी तुम उसी को करोगे उसका चार्ज हटा के। तो ये जो आपने सोल बनाया लायोफोबिक सोल, उसके स्टेबलाइज होने का कारण क्या है, चार्ज। हर पार्टिकल पे एक चार्ज है जिस वजह से पार्टिकल रिपेल कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, डिस्पर्स रह रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना हुआ है। अगर मैंने वो चार्ज उनके सरफेस से रिमूव कर दिया, दैट मीन्स आई विल कम बैक टू द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स दैट इज व्हाट इज कोगुलेशन, खराब कर दो। तो जिस सोल पे पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव सोल डाल के कोगुलेट कर दो, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज डाल के कोगुलेट कर दो, या वाइस वर्सा। इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। तो एडिंग opposite charge to the colloidal soul can make them coagulate, can coagulate them. तो लेट्स से मेरे पास एक AgCl का सोल है जिसके सरफेस पे सिल्वर आयंस एड्सॉर्ब है, मतलब Ag+ आयंस एड्सॉर्ब हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सोल मेरा पॉजिटिव चार्ज सोल है। अब मैं क्या करूंगी, इस सोल पे जो पॉजिटिव चार्ज सोल है इसके अंदर एक और इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ, लेट्स से NaCl। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास पॉजिटिव चार्ज सोल है, आपने उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर दोनों ही चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब एक सोल जिस पे ऑलरेडी चार्ज है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसका जो मतलब काउंटर आयन है, मतलब जैसे ये एक सोल है जिसमें पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस का जो उल्टा वाला आयन इस इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा होगा वो इसे कोगुलेट करेगा। मतलब ये वाला जो पूरा सोल है ये कोगुलेट होगा ड्यू टू Cl नेगेटिव आयंस। समझे बात को? और अगर आपके पास ऐसा होता AgCl का सोल होता और इसके ऊपर Cl नेगेटिव आयन एड्सॉर्ब होते और इसमें तुम NaCl डाल देते, तो क्योंकि अब ये नेगेटिव सोल है ये कोगुलेट होता NaCl के Na+ की वजह से, है ना। सो विल बी कोगुलेटेड ड्यू टू
Na+ हैं। सो हमेशा ऑपोजिट चार्ज आयंस जो होते हैं वो कोलॉइडल सोल्यूशन को कोगुलेट कर सकते हैं। तो तुमसे अगर ये पूछा जाए कि गोल्ड सोल में मैंने NaCl डाला है, तो विच आयन ऑफ NaCl इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कोगुलेशन, तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए ना गोल्ड सोल पे कौन सा चार्ज होता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस पे कौन सा चार्ज होता है। गोल्ड सोल पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, मतलब अगर ये कोगुलेट हो रहा है तो किस कारण की वजह से हो रहा है, Na+ की वजह से। और अगर ब्लड कोगुलेट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, Cl- की वजह से, क्योंकि ब्लड को आप क्या मान के चलोगे, पॉजिटिव चार्ज। पर क्या वो पॉजिटिव होता है, नहीं होता। ठीक है, चलिए। सो कोगुलेट ड्यू टू Na+ आयंस। बात समझ आ गई। तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज सोल है, पॉजिटिव सोल, इसमें मैं 3 इलेक्ट्रोलाइट डाल रही हूँ। एक बार NaCl, एक बार डाला मैंने Ca कैल्शियम सल्फेट, और एक बार डाला मैंने K4FeCN6। सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने डाल दिए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे फास्ट कोगुलेशन किस में होगी, या फिर कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोगुलेशन करेगा। तो उसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस पर क्या छोड़ है, भैया इस पर पॉजिटिव है, मतलब इन इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन होगा वो कोगुलेट करेगा। तो इसका नेगेटिव आयन कौन है, Cl-, इसका नेगेटिव आयन कौन है, सल्फेट, जिसपे 2 नेगेटिव का चार्ज है, और इसके नेगेटिव आयन पे कितने का चार्ज है, 4 का। तो अगर यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए, लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू कह रही हूँ कि हर एक पार्टिकल पे एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से, तो ये हर एक पार्टिकल को एक एक करके कोगुलेट करेगा, सबका एक एक करके चार्ज हटाएगा, ये 2 का एक साथ हटाएगा, ये 4 का एक साथ हटाएगा। तो सबसे इफेक्टिव कोगुलेशन कौन करेगा, जिसपे ज़्यादा चार्ज होगा। समझे बात को। तो अगर इन सब में से देखा जाए तो सबसे इफेक्टिव कोगुलेशन कौन करेगा, दिस मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पे हाईली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। अब एक एज्यूम करो कि ये नेगेटिव सोल होता, अगर ये नेगेटिव होता, यही तीनों चीजें डालती, तो ये Na+ इसको कोगुलेट करता, ये Ca2+ इसे कोगुलेट करता, ये भी K+ ही करता। अब ये नहीं सोचेंगे कि इसको डालेंगे तो 4 K+ मिलेंगे। मैं मोल्स ऑफ आयंस की बात नहीं कर रही, मैं एक आयन पे चार्ज की बात कर रही हूँ। तो इस पे भी जो आयन है उसमें 1 यूनिट का चार्ज है, यहाँ से जो आयन मिलता है उसमें 2 यूनिट का चार्ज होता है, इस पे जो आयन मिलता है उसपे भी 1 यूनिट का चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोगुलेशन कौन करता है, CaSO4, क्योंकि इस पे 2 यूनिट का चार्ज है। तो हमारा इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट हमेशा वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसपे चार्ज ज़्यादा होता है, ना कि वो जिसके मोल्स ज़्यादा है। ठीक, इसे बोला जाता है हार्डी, नाम नहीं पता जाने को कैसे बोलते हैं, हार्डी समथिंग समथिंग लॉ, which says more is the charge, better is the coagulation. More is the charge, better is the coagulation. बात समझ आई?